देखो, हम लोगों ने पॉलिटी पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, नेशन बिल्डिंग वाला, चैलेंजेस ऑफ आवर नेशन बिल्डिंग। उस आगे आगे करते हैं कंटिन्यू। बुक निकालिएगा। देखिए, हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे, पार्ट 2 का पॉलिटी का। उसमें था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मैंने आप लोग को बताया थे 3 चैलेंजेस। कौन से 3 चैलेंजेस थे हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए? आजादी के बाद देश के विकास के लिए, देश को फिर से अपने पांव पे खड़ा करना था या डेवलप करना था, उसके लिए कौन से 3 चैलेंजेस थे? ये आप लोग को मैंने अंडरलाइन करके बताए भी थे कौन से 3 चैलेंजेस थे। पहला था यूनिटी, दूसरा था सेकेंड चैलेंज था हमारे स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना। पहला चैलेंज था इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, ठीक है। और थर्ड चैलेंज हमारा था, द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शंस। समाज का या देश का ऐसा विकास हो जिसमें सब लोग शामिल हो, ना केवल एक कोई सेक्शन या कोई एक वर्ग समाज का उससे प्रभावित हो या फायदेमंद उसको मिले, ऐसा ना, बल्कि सबका सब उसमें शामिल हो, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। अब देखिए, हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस? जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसने इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड किया, इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया, या जो भी गोल्स थे उसको कैसे फुलफिल किया? तो देखिए, to that extent India succeed in achieving the various objectives set out by the constitution. This entire book is an attempt to respond to this question. The book tells the story of politics in India since independence, so as to equip that to develop your own answers to big questions like this. In the first 3 chapters, we look at how the 3 challenges mentioned above the faced in the early years after independence. देखिए, इंडिया ने इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, ठीक है, सबसे बड़ा जो काम किया, वो सबसे बड़ा काम था टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना करके सारे चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश की। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रोविजंस रखे, वो सारे प्रावधान रखे जिससे कि ये चैलेंजेस खत्म हो सकती है। अगर आप यूनिटी की बात करें तो जो इक्वालिटी, हमने फंडामेंटल राइट्स दिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे नागरिकों को या हमारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए, और वो फंडामेंटल राइट्स में आपको पता है कि हर तरह से कंट्री को यूनाइटेड करने की कोशिश की गई। आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वालिटी देता है, आर्टिकल 15 प्रोविजन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 16 राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आर्टिकल 17 प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी है, और आर्टिकल 18 प्रोविजन और एलिमिनेशन ऑफ टाइटल्स है। तो इस तरह से आर्टिकल 14 से 18 तक जितने भी हैं, तो कंट्री में हमारे क्या करते हैं कि इक्वालिटी लाने के लिए या किसी भी तरह से कंट्री को यूनाइटेड करने का ही प्रयास था। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारी चीजें, हम लोगों ने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की आफ्टर इंडिपेंडेंस, और डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने के लिए, प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए, ठीक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी इलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह हो रहा है, एडल्ट फ्रेंचाइजी जो था वो दिया गया है। उसके बाद हमारा एक क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट का जो है लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी 3 टायर गवर्नमेंट्स है। तो इस तरह से हम लोग अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को लाने की पूरी कोशिश हम लोगों ने की। अब देखिए, जो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे उसका है कि द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द years immediately after independence. We begin by looking at the event that form the context of independence. This can help us understand why the issue of nationality and security become a primary challenge of the at the time of independence. पहला जो चैलेंज था वो था यूनाइटी, ठीक है।
अपने पूरे के पूरे देश को यूनाइटेड करके रखना। आपको पता है कि हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी थी और है, अभी भी है। उस समय जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में बदल गया, बट गया, और लोग कम्युनिटी के नाम पे दंगे दंगे करने लगे और सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिससे कि ये एहसास हुआ कि सबसे पहले देश को यूनाइटेड करना ही सबसे पहला चैलेंज है। देश को में डेमोक्रेसी बाद में भी लाई जा सकती है, देश में और भी चीजें जो डेवलपमेंट का काम है उन चीजों को बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन जब यहाँ की जनता ही नहीं रहेगी, एक दूसरे में भाईचारा या ब्रदरहुड ही नहीं रहेगा, तो कंट्री एग्जिस्ट कैसे करे। तो पहला चैलेंज यूनिटी था। आजादी के तुरंत बाद देश में एकता या यूनिटी की स्थापना के लिए प्रयास किए गए। उसके लिए आपको पता है जो बंटवारा हुआ हम लोगों का, ठीक है, या पार्टीशन हुआ, उसके बाद लाखों लोगों को एक बॉर्डर के इस पार से उस पार लाखों लोग पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, फिर वहां से माइग्रेशन हो गया और बहुत से पाकिस्तानियों का इंडिया माइग्रेशन हो गया। तो इस तरह से जो माइग्रेशन था इसने दो प्रॉब्लम क्रिएट की। पहला कि जो लोग बाहर से एज ए रिफ्यूजी या शरणार्थी आए थे, उनके रिहेबिलिटेशन को कैसे, रिहेबिलिटेशन का काम कैसे किया जाए, मतलब कि उनको रोटी कपड़ा और मकान कैसे दिया जाए। बात समझ रहे हैं? आखिर वो बाहर से आए तो कहीं ना कहीं रहने की जगह दी जाएगी, उसके बाद उनके खाने का, रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक कंट्री जो पहले से ही अभी आजादी के तुरंत बाद अपने पांव पे खड़ी नहीं हो पाई थी, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम इतना ज्यादा डिग्रेडेड था, इतना ज्यादा कमजोर था कि हम लोग खुद ही अपनी जनता का पेट नहीं पाल पा रहे थे। और ये एक्स्ट्रा बर्डन या ये जो अतिरिक्त जो भार पड़ा हमारे देश पर, इससे हम लोग की अर्थव्यवस्था भी चरमराई। उसके बाद जो लोग बाहर से आए उनको यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यह भी चैलेंज था कि किस तरह समाज में, सोसाइटी में लोगों को ये समझाया जाए, इस बात पे कन्विंस किया जाए कि इन हम सभी को मिलके रहना है और एक देश की तरह रहना है। ये तीन डाक टिकट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड, ये हमें हमारे तीन चैलेंजेस को दिखाता है। ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये तो है यूनिटी, यूनिटी को शो करता है कि भारत में किस तरह यूनिटी है। जो दूसरा वाला है ये एग्रीकल्चर को दिखाता है, और पहला वाला जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चरखा आपको दिख रहा है, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। दूसरा वाला कि एग्रीकल्चर में किस तरह से हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, कृषि में किस तरह आत्मनिर्भर बन जाए, हम इतना अनाज उगाएं कि खुद हमारा सब लोगों का जो डिमांड है वो पूरा हो जाए। और ये जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है, अलग अलग कल्ट के लोग इसमें दिख रहे हैं जो भी अपना जुलूस निकाल रहे हैं, है ना, रैलियां निकाल रहे हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि रिलीजन, अलग अलग रिलीजन कम्युनिटी के लोग भी एक साथ मिलजुल के कैसे रह रहे हैं, मतलब यूनिटी की बात। आगे अब देखो, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। पिछले साल ये तो टॉपिक कटा हुआ था, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो सीख लीजिए। देखिए, on 14 to 15 August 1947, not one but two nations state came into existence, India and Pakistan. This was a result of partition, the division of British India into India and Pakistan. देखिए, 14 से 15 अगस्त 1947 को दो देश अलग अलग हो गए, और जो ब्रिटिश इंडिया था वो बट करके दो देशों में बदल गया, बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। The drawing of the borders, demarcating demarcating the territory of each country, mark the culmination of political developments that you have read about in this history book textbook. According to the two nation theory advanced by the Muslim League, अंडरलाइन करिएगा कि टू नेशन जो थ्योरी थी उसको मुस्लिम लीग पहले लेके चली थी। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। दैट इज व्हाई इट डिमांडेड पाकिस्तान a separate country for the Muslim. The Congress opposed this theory and they demanded for Pakistan.
but several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan. देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। आगा खां इसके संस्थापक थे। भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। जब भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे तो शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, उसमें भाग लिया आगा खां ने जाकर के। और खुद ब्रिटिशर भी चाहते थे कि ये भारत में मुस्लिम और जो हिंदू हैं ये दोनों डिवाइडेड होके रहे, कभी भी एक होके नहीं रहे। तो इसीलिए उन लोगों ने ये टू नेशन थ्योरी जो थी इसको इसको जन्म दिया। रहमत अली चौधरी नाम का एक कैम्ब्रिज ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था पाकिस्तान का, उसी ने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था, पाकिस्तान की थ्योरी को, पाकिस्तान नाम के नेशन को। और आपको पता है कि 1940s में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, और 1940s में ही मुस्लिम लीग के अधिवेशन में या कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पाकिस्तान नामक एक देश की डिमांड रखी गई। आगे देखिए प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कैसे हुआ। Thus it was decided that was till then now as India would be divided into two countries. उस समय तक ये सब लोग को समझ में आ चुका था कि भारत अब दो हिस्सों में बटके रहेगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सच ए डिवीजन वाज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। ये जो डिवीजन था केवल दर्दनाक ही नहीं था, मतलब कि इससे सब लोग को पीड़ा तो हुई, साथ ही साथ इसको डिसाइड करना भी बड़ा डिफिकल्ट था। मान लो कि कौन कौन से एरिया पाकिस्तान में दिए जाएंगे, कौन से एरिया हिंदुस्तान में आएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो, इसको अंडरलाइन करेंगे, इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज। मतलब ये निर्धारित किया गया कि कौन सा क्षेत्र या कौन सा रीजन पाकिस्तान में आएगा और कौन सा हिंदुस्तान में आएगा, ये रिलीजियस मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाता था। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हरियाणा का झज्जर कोई जिला है, वो पाकिस्तान में जाएगा, इंडिया में जाएगा, इस बात से डिसाइड होगा कि वहां पे सबसे अधिक किस धर्म के लोग, ठीक है। This basically means that areas where the Muslim were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was stay in India. Simple है, जो टेरिटरी या जो क्षेत्र, ठीक है ना, जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, मुस्लिम लोग बहुलता में थे, मेजोरिटी में थे, वो तो पाकिस्तान की टेरिटरी बन जाएगी या उसमें शामिल हो जाएगी, ठीक है। और जो क्षेत्र इंडिया में जो क्षेत्र या जो भी रीजन्स थे जो बच गए, वो सारे के सारे इंडिया में ही रहेंगे, स्टे रहेंगे। The idea might appear simple, but it presented all kind of difficulties. ये आइडिया तो सिंपल था कि जहां ज्यादा मुस्लिम होंगे, सिंपल है कि उसको हम पाकिस्तान में मिला लेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल था, लागू करने में प्रॉब्लम थी। वो क्या, अब देखिए क्या प्रॉब्लम आई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। ऐसा तो कोई इलाका ही नहीं था ना जहां कहा जाए कि केवल मुस्लिम ही लोग हैं, वहां हिंदू नहीं है। कोई भी ऐसा इलाका पूरे ब्रिटिश इंडिया में नहीं था। देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। बांग्लादेश और पाकिस्तान का आपको मैप याद होगा दिमाग में, ठीक है। तो बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था, अभी जहां बांग्लादेश है, वहां पर मुस्लिम लीग की मेजोरिटी थी, और जो अभी पाकिस्तान है वहां मुस्लिम की मेजोरिटी थी। तो लोगों ने सोचा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, एक बेल्ट कितनी हजारों किलोमीटर दूर है, एक यहाँ है। हेलो, हाँ बोलो बेटा। कर रखी है बेटा मैंने तो। अच्छा मैं लिंक भेज देता हूँ आपके ग्रुप पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी कि भारत और सॉरी पाकिस्तान दो हिस्सों में करना था, दो ही ऐसे क्षेत्र थे जो कि बहुत ही ज्यादा वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भारत के फिर बीच में पूरा भारत पड़ जाएगा, भारत की टेरिटरी पड़ जाएगी, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। एक सेकंड।
नहीं पॉलिटिकल, थोड़ा पीछे होके बढ़िए। आइए देखिए, तो समस्या ये हुई, रास्ते में होगा, समस्या ये हुई कि भारत और पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान इस आधार पे पार्टीशन किया गया था, मत खोलो बस ध्यान दो, इस बात पे, इस आधार पे उसका डिवाइड किया गया था, पार्टीशन किया गया था कि जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है वो तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, जहां मुस्लिम लोग अधिक है, और जहां हिंदू लोग अधिक है वो हिंदुस्तान में रह जाएंगे। प्रॉब्लम ये हो गई कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा दिखा दूं कि भारत और बांग्लादेश का किस तरह से है, कहाँ गया भाई, तो उससे पता चल जाएगा। देयर वाज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट, और आप देख सकते हैं मैप पे मैंने आपको दिखाया कि कोई भी तरीका नहीं था कि उस पाकिस्तान को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ा जा सके, कोई तरीका ही नहीं था। जोड़ेंगे कैसे आप, दोनों बिल्कुल दो छोर पे थे, ठीक है। तो सो इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरी। तो ये माना गया कि ऐसा किया जाए कि जो नया देश पाकिस्तान बनेगा वो दो क्षेत्र रखेगा अपने आप में, एक रहेगा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट दूसरा, ठीक है। Will comprise two territories, West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. Secondly, एक तो ये चैलेंज था। दूसरा, not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. जैसा कि मैंने बोला, जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके थे वो चाहते भी नहीं थे कि हम पाकिस्तान में जाए। फॉर्मूला ये दिया गया कि जहां ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या होगी वो पाकिस्तान में शामिल, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऐसे भी मुस्लिम ज्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या वाले देश राज्य थे या क्षेत्र थे जो चाहते नहीं थे हम पाकिस्तान में जाएं, तो फिर उनको कैसे शामिल किया जाए, ठीक है। सो खान अब्दुल गफार खान, मैंने पेशावर का बोला था, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड नोन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी अंडरलाइन करिएगा, पेपर में आता है आप लोग का, यूपीएससी में आता है आप लोग तो भी 12th में। सीमांत गांधी was staunchly opposed to the two-nation theory. Eventually, his voice was simply ignored and the NWFP was made to merge with Pakistan. देखिए, जो वहां पर जैसे उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र कहा जाता है, अभी जो पेशावर का इलाका पड़ता है ना, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां पे पेशावर नाम का एक शहर, ठीक है। और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र था वहां खान अब्दुल गफार खान, और आपको मैं बता दूं ये पाकिस्तान के इकलौते ऐसे इंसान है जिनको भारत रत्न दिया गया। महात्मा गांधी भी लास्ट में हाथ जोड़ ली कि भाई बंटवारा कर दो, क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन खान अब्दुल गफार खान लास्ट तक यही एक ऐसे इंसान थे जो अंतिम क्षणों तक नहीं चाहते थे कि बंटवारा, क्योंकि कहते थे कि जिस आजादी की लड़ाई के लिए हम लोगों ने पूरा जान दिया, अब आप लोग तो इंडिया में हो जाओगे और हमें पाकिस्तान में छोड़ के आ रहे हो, तो हमारा क्या भविष्य होगा, हमारे लोगों का भविष्य क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट होगा। तो खान अब्दुल गफार खान लास्ट तक ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो, और ये पाकिस्तान में अगर हो भी तो हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम भारत में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां के जो लोकल लीडर थे और जितने भी लोग थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में भेजा गया और लास्ट में इनकी जेल में मृत्यु। अब्दुल गफर खान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी ये। द थर्ड प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम समझ गए। पहला कि पहला था कि मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्र भी, मुस्लिम बेल्ट जो था या मुस्लिमों की ज्यादा जनसंख्या वाला जो क्षेत्र था एक ही जगह पर था, वेस्ट और ईस्ट का एग्जांपल दिया मैंने, है। दूसरा था कि जितनी मुस्लिम मेजोरिटी वाले लोग थे, जो ज्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या वाले क्षेत्र भी थे, वो वहां के लोग नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था, खान अब्दुल गफार खान वाला मैंने एग्जांपल दिया, है ना। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट two of the Muslim majority provinces
of British India, Punjab and Bengal, ठीक है, had very large areas where the non-Muslim were in majority. दो पूरे ब्रिटिश इंडिया में दो ही ऐसा राज्य था, जो था पंजाब और दूसरा बंगाल, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। लेकिन उस मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके में भी, पंजाब में भी कुछ इलाके, ठीक है, और बंगाल में भी कुछ इलाके ऐसे थे जहां मुस्लिम से ज्यादा हिंदू थे। ऐसा तो नहीं था ना कि पूरे पंजाब में केवल मुस्लिम ही ज्यादा थे, उसके कुछ जिले भी थे जिसमें केवल हिंदू थे। एक ये तीसरी प्रॉब्लम हुई। तो देखो क्या हुआ, समझ में आया आपको ये? यस। तो eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the distinct or even lower level. This decision could not be made by the midnight of 14 to 15 August. It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. Okay, the partition of these two provinces caused the deepest trauma or trauma of partition. तो हुआ क्या, दोनों देश को आजादी तो मिल गई, पाकिस्तान को 14 अगस्त को और हिंदुस्तान को 15 अगस्त को, ठीक है। आजादी मिलने के बाद क्या हुआ कि सब जगहों का निर्धारित कर दिया गया, डिटरमाइन कर दिया कि भाई अब पाकिस्तान में, अब मान लो कि अगर आप हरियाणा में, तो क्लियर था ना कि हरियाणा तो भाई इंडिया में ही रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं था। लेकिन ये पंजाब और बंगाल में अभी भी कंफ्यूजन का था, दौर चल रहा था। लोग आजाद हो गए थे लेकिन फिर भी सोच रहे थे भाई हम कहाँ हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हम पाकिस्तान में हैं या भारत में, कैसे सोच सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ दंगे भी बहुत ज्यादा होने लगे। अब देखिए क्या हुआ। दिस वाज रिलेटेड टू द फोर्थ and the most intractable of all the problem of partition. This was the problem of minorities or on both sides of the river. चौथी प्रॉब्लम क्या हुई कि वो लोग जो माइनॉरिटी थे, मान लो कि पंजाब का बंटवारा किया जा रहा है, तो पंजाब में माइनॉरिटी कौन है, हिंदू थे, बंगाल में भी माइनॉरिटी हिंदू थे। तो भाई जो कम माने कि अल्पसंख्यक थे, कम संख्या में जो थे, उनका क्या होगा, वो कहां जाए। एक ये चौथी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये जब नोट्स लिखेंगे ना तो 4 प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन या 5 प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन करके लाइन एक एक लाइन में कर लेना। प्रक्रिया में आ गया। हाँ, प्रक्रिया लिखेंगे, प्रॉब्लम्स का प्रक्रिया की विभाजन के कारण होने वाली समस्या। Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan and an equally large number of Muslims on Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas found themselves trapped. They were discovered that they were undesirable aliens in their own home. पाकिस्तान में जितने भी हिंदू बच गए वो कम संख्या में थे, ठीक है। अब वो सोचते थे कि भाई ये तो पाकिस्तान बन गया और हम लोग हैं हिंदू, तो आगे जाके तो हमें जीने ही नहीं देंगे। तो जहां जन्म हुआ, जहां दादा बाबा परदादा जो भी थे, ग्रैंड फादर जितने भी थे उनके, सब वहीं से धरती पर रहते आ रहे थे, और उसी वही धरती अचानक उनके लिए क्या हुआ, एक तरह से उसके लिए विदेशी बन गए। समझे बात? अब सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। उसी तरह जो इंडिया में पंजाब और बंगाल में जितने भी मुस्लिम थे इंडिया वाले इलाके में, वो सोच रहे थे भाई ये तो हिंदू कौम का इलाका है, अब हम यहाँ रहेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमें भी पाकिस्तान भागना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से दोनों ही तरफ माइग्रेशन या विस्थापन की प्रॉब्लम, ठीक है, माइग्रेट करने लगे। अब यहाँ के जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाने लगे, पाकिस्तान के जितने भी हिंदू थे वो इंडिया आने लगे। अब देखिए क्या हुआ। The minorities on both sides become easy target of attack. जो भी माइनॉरिटी थे उनको आसानी से अटैक किया जा सकता था, हमले हो रहे थे उन पे। No one had quite anticipated the scale of this problem. और किसी को भी इस समस्या का थोड़ा सा भी अनुमान नहीं था, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। एंटिसिपेटेड मतलब कि अनुमान लगा, किसी ने अनुमान ही नहीं लगाया था कि ऐसी बंटवारा होने के बाद ये भी समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल, no one had any plan for handling this. Initially, the people of political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. But
Very soon the violence went out of control. The minority on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours notice. अंतिम में क्या हुआ, ये सोच रहे थे कि चलो भाई एक दो दिन के दंगे खत्म हो जाएंगे, हफ्तों में खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो दोनों देश की सरकारों ने ये कहा कि हम ये कर सकते हैं कि कुछ घंटों का नोटिस दे दिया। इंडिया में नोटिस दे दिया जो मुस्लिम वर्ग थे, और पाकिस्तान में दे दिया जो भैया हिंदू वर्ग के थे, और कहा कि नोटिस है भाई, कुछ आप जो भी सामान ले सकते हो जरूरी ले लो और देश छोड़ दो, नहीं तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। वही विस्थापन था। दूसरा पार्ट भी कर लें, इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। हिस्ट्री भी तो करना है। क्लास है बेटा आपके? आज क्या है की छुट्टी? ऑनलाइन में ईद कौन मनाएगा? हॉलीडे नहीं आप लोग का? कैसा है स्कूल? अरे तो सरकारी स्कूल मैंने गवर्नमेंट स्कूल में तो जरूर छुट्टी होनी चाहिए भाई। गवर्नमेंट नहीं देती है छुट्टी। गवर्नमेंट यार प्राइवेट ना दे, गवर्नमेंट तो बिल्कुल देगी छुट्टी। ईद का तो होगा ही। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, तुमको उतना समझ में आया ना प्राइवेट में? बोलो क्या दिक्कत है? ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, ये जो बंटवारा हुआ उसका परिणाम क्या निकला, आखिर क्या रिजल्ट क्या हुआ? The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. 1947 में इस पार्टीशन के द्वारा, ठीक है ना, कभी ना सोचा गया और इतना बड़ा लाखों लोगों का माइग्रेशन हुआ। अगर ऐसे ना होता तो कैसे होता पार्टीशन? हाँ तो मैं बता देता हूँ ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन। हाँ अगर गदर टाइप नहीं हो रहा था तो क्या होता, देखिए बता रहे।